हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं थियरीज, मोटिवेशनल थियरीज के ऊपर जैसा कि आपको पता है। ये देखेंगे यूनिट नंबर 1 है मैनेजमेंट पेपर का, जिसमें थियरीज एंड सिलेबस जो है हमें पढ़ना है, इसको हम कवर कर रहे हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड की जो फाइल आपके साथ शेयर्ड है, इसमें यह टॉपिक नंबर 225 है, मोटिवेशनल थियरीज। देखिए फ्रेंड्स, यह तो बात हो गई मैनेजमेंट के सिलेबस की। अब ऐसा नहीं है कि केवल मैनेजमेंट में जो है मोटिवेशनल थियरी, लीडरशिप थियरी से क्वेश्चन आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे वो मोटिवेशनल थियरी हो, चाहे लीडरशिप थियरीज हो। तो इन थियरीज को इसलिए जो है हम काफी विस्तार से कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशनल थियरीज में हम जो है इतने सारे थियरीज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, मैकक्लेलैंड 3 नीड थियरी, दैट इज नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर, PAA के नाम से जो है इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। देन वी हैव हर्बर्ग्स 2 फैक्टर थियरी, जिसमें हम मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर्स की बात करते हैं। एल्डरफर्स ERG थियरी, एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी, पॉटर एंड लॉलर्स एक्सपेक्टेंसी थियरी, उर्विक्स जेड थियरी। उर्विक्स जेड थियरी को जो है हम ज्यादा फेमस जो है विलियम आउचीज जेड थियरी के नाम से जो है जानते हैं। थियरी एक्स एंड थियरी वाई एंड एडम्स इक्विटी थियरी। हालांकि ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड मोटिवेशनल थियरीज हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं। आपको यदि ये लगता है कि कुछ और थियरी जो है हमें डिस्कस होनी चाहिए या फिर कुछ और थियरीज करनी है, तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, लिस्ट डाउन करके, ताकि जो है हम उन थियरीज को भी कवर कर सके। ये जो है मेजर थियरीज है, काफी ज्यादा जो है क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से इसको कवर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की। देखिए ये हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स ये वही थियरी है फ्रेंड्स, जो सबसे बॉटम लेवल पे है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जहां पे हम रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीजों की बात करते हैं। एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड रिप्रोडक्शन, तो ये हमारी फिजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स हो जाती है। जब हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती है, तब हम बढ़ते हैं सेफ्टी की तरफ। सेफ्टी यानी कि हमें घर होना चाहिए, हमारे पास जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी की ओर जो है हम सोचना शुरू करते हैं। लव एंड बिलोंगिंगनेस, देन अफिलिएशन, हम जो है अपने आप को किसी के साथ जोड़ कर देखना चाहते हैं। हम जो है फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन की बात करते हैं इसमें। एस्टीम नीड में जो है हमारे जो है सेल्फ स्टीम की बात आती है। वी वॉन्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, वी वॉन्ट टू हैव फील दैट स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम। एंड द लास्ट वन, ये सारे नीड जब हमने अचीव कर लिए हैं, तब हम जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है लाइफ में। डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, जैसे हम कहते हैं कि PhD, पोस्ट डॉक्टरेट हमारी जो डिग्री होती है, हम उसमें यही कवर करना चाहते हैं कि अब तक हमने ये कर लिया है। मान लीजिए अब तक आपने जो है प्रोफेसर का जॉब किया है, या फिर उसके बाद जो है आप कुछ बुक लिखना चाहते हैं, तो आप जो है कुछ ट्रेकिंग करना चाहते हैं, या फिर कुछ जो है बिल्कुल ही अलग लेवल की चीजें करना चाहते हैं जो अब तक आपने नहीं की है, एंड विच यू ऑलवेज वांटेड टू डू। तो ये बेसिक चीजें हैं फ्रेंड्स, नॉट गेटिंग इनटू डेप्थ ऑफ इट, हम सबने पढ़ी है। बस ये हायरार्की का ध्यान रखिएगा, ताकि जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आए। और आगे ये जो है मैस्लोज हायरार्की नीड थियरी जो है, इसी के बेसिस पे कई और जो है थियरीज हम और पढ़ने वाले हैं, जो यहाँ से ही बेस मान करके जो डिराइव की गई है, और उसका रिलेशनशिप देखेंगे, तब ये चीजें जो है आपको आप जो है और भी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सो नेक्स्ट थियरी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हर्बर्ग मोटिवेशन थियरी। हर्बर्ग मोटिवेशन थियरी में जो है दो चीजें की बात की गई है, एक तो है मोटिवेशन एंड सेकेंड फैक्टर इज हाइजीन। साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हर्बर्ग एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ मास्लो। मास्लो की जो थियरी है, नीड हायरार्की थियरी, अभी हमने जिसको देखा, उसी का जो है यह एक विस्तार का रूप है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, मोटिवेशनल स्टडी की थी 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स एम्प्लॉयड बाय द फर्म इन वेस्टर्न पेंसिल्वानिया। वेस्टर्न पेंसिल्वानिया में स्थित इंजीनियर्स और अकाउंटेंट पे उन्होंने एक स्टडी की थी,
और यहाँ पे उन्होंने 2 मुख्य सवाल पूछे थे। When did you feel particularly good about the job? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहे हैं जॉब में सबसे अच्छा आपको कब फील हुआ और सबसे बुरा आपको कब फील हुआ। ये 2 मुख्य क्वेश्चंस थे जो उन्होंने डिस्कस किए थे, और ये गुड और बैड इंस्टेंसेस को उन्होंने जो है एक नेम दिया। जो गुड वाले फैक्टर्स थे उनको उन्होंने जॉब सेटिस्फायर या मोटिवेटर्स का नाम दिया। तो अब और जो बैड वाले जो फैक्टर्स थे उनको उन्होंने जॉब डिससेटिस्फाइज और हाइजीन या फिर मेंटेनेंस फैक्टर्स का नाम दिया। सो जॉब डिससेटिस्फायर्स कौन कौन से थे? कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इंटरेस्टिंगली कि ये बात है कि लोगों ने जो जवाब दिया उनमें आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिली। इसकी वजह से जो है हर बार इनको क्लासिफाई कर पाए कुछ कॉमन चीजें जो सबने डिस्कस किया था। दैट वाज जॉब डिससेटिस्फायर्स में कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशन, वर्किंग कंडीशन, सैलरी के ऊपर एक स्टार है, इसको ध्यान दीजिएगा, डिस्कस करते हैं थोड़ी समय बाद, स्टेटस एंड सिक्योरिटी। मोटिवेशनल फैक्टर्स की यदि हम बात करें जिससे लोगों को अच्छा फील हुआ, दैट वाज अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। तो देखिए ये जॉब सेटिस्फायर वाले जो फैक्टर्स हैं अगर ये मौजूद रहते हैं तो इनसे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जिन्होंने इस फैक्टर से जो डिससेटिस्फाइड थे, अगर ये प्रेजेंट रहते हैं तो इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर ये फैक्टर्स जो है एब्सेंट रहते हैं या फिर इन फैक्टर्स का जो है प्रभाव बुरा पड़ता है तो इससे डिससेटिस्फैक्शन होता है। प्रेजेंट रहने से जो है इनको फर्क नहीं पड़ता है। एब्सेंस विल create dissatisfaction. So taken together, motivators and hygiene factors have become Herberg's 2-factor theory of motivation. तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। अब देखिए थियरीज चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हर एक थियरी के आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलेंगे और हर्बर्स थियरी भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर्बर्स मॉडल लेबल्ड विद द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म आल्सो। पहला क्या था? पीपल जनरली ट्राइंग टू टेक credit themselves when things go well and blame failure on the external environment. तो यह एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है जहाँ पे जब चीजें सही जाती है तो उसका श्रेय हम स्वयं को लेते हैं, और अगर कुछ चीजें जो है बेकार चली जाती है तो उसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो है एसोसिएट करते हैं। दिस थियरी बेसिकली एक्सप्लेन्स जॉब सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे हमने बात क्या की थी कि इन फैक्टर्स के प्रेजेंट रहने से जो है जॉब डिससेटिस्फैक्शन जो है होता है, और इन फैक्टर्स के प्रेजेंट रहने से जो है जॉब सेटिस्फैक्शन होता है। तो इट इज मोर ऑफ अ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड नॉट रियली मोटिवेशन। दैट इज व्हाट इट इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। नेक्स्ट इज इवन जॉब सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड ऑन ओवरऑल बेसिस। देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ फैक्टर्स अगर आपके जो है कुछ पार्ट ऑफ जॉब आपको जो है अच्छा नहीं लगे, हो सकता है कि कुछ पार्ट ऑफ जॉब आपको नहीं भी अच्छा लग रहा है लेकिन फिर भी जो है ओवरऑल आपको जो है जॉब करने में दिलचस्पी है, आपको मजा आ रहा है। सो दिस थियरी नेग्लेक्ट्स द सिचुएशनल वेरिएबल्स को भी नेग्लिगेट करता है। और सैलरी की यदि हम बात करें तो सैलरी जो है किसी एम्प्लॉय के लिए जो है मोटिवेटर हो सकता है और किसी के लिए जो है हाइजीन फैक्टर का भी काम कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स उबिक्विटस, यानी कि जो परवेसिव नेचर है इसका, हर जगह मौजूद रहते हैं। तो इसकी वजह से जो है सैलरी मोटिवेटर और हाइजीन दोनों में आ सकता है। इसलिए इसके आगे जो है स्टार मार्क किया है, देखा होगा आपने। सो दैट वाज हर्बर्ग हाइजीन थियरी। नेक्स्ट थियरी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मैक्लेलैंड नीड थियरी। मैक्लेलैंड नीड थियरी को मैक्लेलैंड ने जो है डेवलप किया गया था, और हेनरी मुर्रे, ये नाम भी आपको याद रखना है। इन्होंने जो है 3 नीड पर फोकस किया था। दैट वाज NH, need for achievement, need for power and need for affiliation. So PAA से आप इसको याद रख सकते हैं, power, achievement and affiliation. शॉर्टकट है ये। मैक्लेलैंड 3 need theory is closely associated with learning theory because he believed that needs are learned or acquired by the kind of event people experience in their environment and culture. नीड या तो लर्न हो सकते हैं या तो लोग जो है नीड को एक्वायर कर सकते हैं। तो लर्निंग थियरी से जो है ये काफी ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। अब हम समझते हैं ये 3 नीड को वन बाय वन। नीड फॉर अचीवमेंट, पावर एंड अफिलिएशन। सबसे पहले बात करते हैं नीड फॉर अचीवमेंट। सो लोगों में जो है एक जनरली ड्राइव होती है कुछ अचीव करने की,
set of standards and they strive to succeed. So ये जो डिजायर होती है इसको जो है मैक्लेरन ने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि जो हाई अचीवर्स होते हैं उनमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. स्ट्रांग डिजायर होता है परफॉर्म करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करने के लिए, और वह स्वयं के लिए कुछ मॉडरेटली डिफिकल्ट गोल्स सेट करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं उनको अचीव करने के लिए. साथ ही साथ वह न केवल स्ट्रांग डिजायर से काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बल्कि फीडबैक लेने में भी उनकी जो है दिलचस्पी रहते हैं. तो नीड फॉर अचीवमेंट के अनुसार जितना हाई लोगों में नीड फॉर अचीवमेंट होगा उतना अच्छा वो परफॉर्म करेंगे और वाइस वर्सा. नेक्स्ट इज नीड फॉर पावर. नीड फॉर पावर अगेन लोगों में जो है एक चाह होती है कि वह स्वयं की छाप जो है दूसरों पर छोड़ सके, दूसरों को जो है इन्फ्लुएंस कर सके, दूसरों को जो है चेंज कर सके, दूसरों के पर्सनालिटी में चेंज ला सके. इन शॉर्ट कुछ जो है डिफरेंस क्रिएट कर सके वर्ल्ड एट लार्ज में. सो अगर किसी व्यक्ति में हाई नीड ऑफ पावर है, वह स्वयं को जो है एक अच्छे पोजीशन पर देखना चाहता है ताकि वह ये सब काम कर सके. सो ही वांट्स टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट समवन, exercise control over others and concern for maintaining leader follower relation. He wants to have a upper hand and in the capacity of a leader he wants to change things around. लास्ट वन इज अफिलिएशन. दिस इज मोर लाइक इसको आप कह सकते हैं मैस्लोज की सोशल नीड जैसा है, जहाँ पे मैस्लोज के नीड में हमने देखा था कि हम जो है क्या करना चाहते हैं. सोशल नीड में हमने बात की थी कि हमें लव, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी एंड सेंस ऑफ कनेक्शन की चाह होती है. सो सिमिलरली यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ एक्सेप्टेंस, अप्रूवल फॉर अदर्स, फ्रॉम अदर्स की हम चाह रखते हैं. हम जो है दूसरों से जो है दोस्ती रखना चाहते हैं, कंपेनियनशिप में जो है विश्वास रखते हैं, दूसरों की भावनाओं को जो है तवज्जो देते हैं. तो ये सारा कुछ है नीड फॉर अफिलिएशन के अंतर्गत. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है फ्रेंड्स. मैस्लोज में हमने जो है इन नीड्स की बात की थी. अब देखिए इसमें एक क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं. अगर लोअर ऑर्डर नीड की बात करें तो रोटी, कपड़ा, मकान और प्रॉपर्टी एक, तो ये सारा कुछ क्या आ जाता है आपके लोअर ऑर्डर नीड. और हायर ऑर्डर जो है सोशलाइजेशन से स्टार्ट होता है. हम अपने आप को सोशली कनेक्ट करना चाहते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे हम हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड इसको कहते हैं. तो ये क्लासिफिकेशन है. अब देखिए इसी को जो है एक्सटेंड करके हर्बर्ग और मैक्लेलन की थियरी है. तो यहाँ पे हम जो है वापस रिवाइज कर लेते हैं. हर्बर्ग थियरी क्या बात करता था, हाइजीन फैक्टर्स की और मोटिवेशनल फैक्टर्स की. 2 फैक्टर थियरी बोलते हैं. तो हाइजीन फैक्टर में हमने क्या देखा था, इंटरपर्सनल रिलेशन, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन एंड सैलरी. सैलरी को फ्रेंड्स हम जो है इन दोनों में रख सकते हैं. एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स में हमने रिकॉग्निशन की बात की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ, अचीवमेंट इत्यादि. मैक्लेलन की जो थियरी है जिसमें नीड फॉर अचीवमेंट, पावर की बात करते हैं. तो देखिए नीड फॉर अचीवमेंट और पावर यहाँ तक आ जाता है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. एंड नीड फॉर अफिलिएशन. सो दीज आर द नीड्स. इसको हम फर्दर देखते हैं. तो देखिए यहाँ पे जो है क्लियर बाइफर्केशन आपको देखने को मिलेगा. एल्डरफर्ड की थियरी हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो आप एल्डरफर्ड की ERG थियरी है, एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस में हमारा सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सिक्योरिटी, ये सारे नीड्स आते हैं. रिलेटेडनेस इज मोर ऑफ अ लव एंड बिलोंगिंगनेस. यहाँ पे मैक्लेलन थियरी में हमने रिलेटेडनेस, नीड फॉर अफिलिएशन देखा था. और एस्टीम और ईगो नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो मैक्लेलन की थियरी में जो है नीड फॉर पावर एंड अचीवमेंट कम्स इन दीज टू एंड अफिलिएशन इज दिस कैटेगरी. अगर हम हर्बर्ग की थियरी की बात करें तो यहाँ पे 2 ही फैक्टर्स हैं. हाइजीन में लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स आते हैं. मोटिवेशनल नीड्स की हम बात करें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड स्टीम और एको नीड्स की बात की जाए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है फ्रेंड्स. इसका जो है आप एक नोट जरूर ले लें ताकि मैस्लोज थ्योरी हम सब ने पढ़ी है और हम सबको जो है बचपन से भी इनकी क्लैरिटी है, लेकिन इसको मैस्लोज थ्योरी को एक्सटेंड करके एल्डरफर्ड की थ्योरी, मैक्लेलन की थ्योरी एंड हर्बर्ग की थ्योरी, उम्मीद करती हूँ जो है आपको ये चारों थ्योरी जो है क्लियर हो गया होगा. एक बार एल्डरफर्ड की थ्योरी जो है हम और भी ज्यादा विस्तार से देखते हैं. तो देखिए क्लेटन एल्डरफर्ड इनका नाम है. मैस्लोज हायरार्की नीड्स को 3 लेवल ऑफ कोर नीड्स में जो है डिफाइन किया था इन्होंने, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और
ग्रोथ नीड्स में। तो एग्जिस्टेंस में क्या क्या नीड आ जाती है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड फिजियोलॉजिकल नीड। रिलेटेडनेस नाम से ही आपको क्लियर है, वी वांट टू एसोसिएट विद पीपल, अफिलिएट विद पीपल, सो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। एंड ग्रोथ इज हायर लेवल ऑफ नीड्स की इसमें बात करते हैं, जिसमें स्टीम, सेल्फ स्टीम और ईगो नीड्स की बात करते हैं, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थियरी की तरफ। ये तो अभी तक हमने देखा नीड थियरी। नीड थियरी में हमने मैस्लोस, एल्डरफर्ड, मैक्लेलैंड एंड हर्बल 4 थियरी की बात कर ली है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? एक्सपेक्टेंसी थियरी की। सो एक्सपेक्टेंसी थियरी में हम देखेंगे रूम्स की और पॉटर्स एंड लॉलर्स की। तो पहले बात कर लेते हैं रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी। रूम ने एक एक्सपेक्टेंसी थियरी दी थी। रूम कहते थे पीपल विल बी मोटिवेटेड टू एक्सर्ट अ हाई लेवल ऑफ एफर्ट व्हेन दे बिलीव, ध्यान दीजिएगा, लोग मोटिवेटेड तभी होंगे जब उनको विश्वास होगा कि जितना ज्यादा रिलेशनशिप है एफर्ट में, यानी जितना ज्यादा लोगों को जब विश्वास होगा कि जितना ज्यादा वह एफर्ट लगाएंगे, जितना ज्यादा वो प्रयत्न करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, उतना ज्यादा उनको रिवॉर्ड मिलेगा। मैं रिपीट करती हूँ, देखिए रूम की थियरी के अनुसार लोग मोटिवेटेड होंगे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देने में, बहुत ज्यादा जो है काम करने में, जब उनको यह विश्वास होगा कि इस काम करने का जो फल उन्हें मिलने वाला है वह उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा वह प्रयत्न करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। The theory is founded on the basis of basic notion that people will be motivated to exert a high level of effort when they believe that there are relationship between the effort they put forth, the performance they achieve, and the outcome they or rewards they receive। यही कहती है। तो इसको हम एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड्स, यहाँ पे हमने 3 चीजों की बात की है। देखिए एफर्ट हम कब डालेंगे? जब हमें ये विश्वास होगा कि हमारा जो काम है, हमारा जो परफॉर्मेंस है, वह हमें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देगा। सो एफर्ट में वी आर आस्किंग क्वेश्चंस लाइक विल माय एफर्ट इम्प्रूव माय परफॉर्मेंस? क्या हम एफर्ट लगाएंगे तो हमारा परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होगा? और क्या हम परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेंगे तो हमारे रिवॉर्ड्स जो है, इसके रिटर्न्स जो है वो हमें अच्छे मिलेंगे? और क्या जो रिवॉर्ड हमें मिलेगा वो क्या मेरे इंडिविजुअल गोल को जो है सेटिस्फाई करेगा? सो मान लीजिए जो है आप एक सैलरी रेज चाहते थे, या फिर आप एक जो है नई कार चाहते हैं लेना सैलरी रेज के बाद, तो आप सोचते हैं कि आप जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल से पहले जो है हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो क्या हम इस मेहनत से हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा? यदि आप विश्वास रखते हैं कि एफर्ट लेने से हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, तो फिर आप जो है आप सैलरी रेज एज अ रिवॉर्ड के रूप में पाएंगे। अब क्या वह सैलरी रेज इनफ होगी मुझे जो कार परचेज करनी है इसके लिए? So that is what Rome's expectancy theory is about. So here we talk of 3 things. First is balance. Balance यानी कि value or the strength one places on the particular outcome or reward. जो हमें reward मिलने वाला है उसकी जो है हमारे लिए क्या value है, क्या will my reward satisfy my individual goal? That is what balance is about. देन एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी बात करता है परफॉर्मेंस की, विल परफॉर्मेंस लीड टू रिवॉर्ड। और इंस्ट्रूमेंटेलिटी बात करता है द बिलीफ दैट परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू अवार्ड। इंस्ट्रूमेंटेलिटी यहाँ पे एफर्ट की बात है, विल माई एफर्ट इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस? क्या मैं जो एफर्ट लगा रही हूँ, प्रयत्न कर रही हूँ, इससे हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा? द बिलीफ दैट परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू रिवॉर्ड। सो आप देखेंगे फॉर्मूला है मोटिवेशन इक्वल्स टू वैलेंस, वैलेंस दैट इज स्ट्रेंथ, कितना ज्यादा आपको एफर्ट लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेंसी यानी कि एक्सपेक्टेंसी बात कर रहा है परफॉर्मेंस की, और इंस्ट्रूमेंटेलिटी बात कर रहा है रिवॉर्ड्स की। सो माफ कीजिएगा ऊपर मैंने गलत बोला है, तो फिर से रिवाइज करते हैं। बैलेंस इज द स्ट्रेंथ, कितना ज्यादा जो है आप बल लगा रहे हैं, सो एफर्ट की बात कर रहा है। एक्सपेक्टेंसी इज परफॉर्मेंस एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी इज रिवॉर्ड। सो आप देखेंगे ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। सो एनी ऑफ दिस, या अगर हमारा जो है
बिलीफ ना हो, या फिर जो है हमारा एक्सपेक्टेंसी जो है परफॉर्मेंस ना हो, या फिर जो है हमें जो रिवॉर्ड मिल रहा है वह हमें सही नहीं लग रहा है, रीजनेबल नहीं लग रहा है, सो एनी ऑफ देम इज जीरो, the motivation is zero. So motivation is a product of balance into expectancy into instrumentality. यहाँ से पास्ट में क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से है, तो आगे भी यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. सो अगेन लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्रिटिसिज्म जो यह थियरी को दी जाती है. क्रिटिक्स लाइक पॉटर एंड लॉलर की भी एक्सपेक्टेंसी थियरी हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो इस थियरी के बारे में क्या क्रिटिसिज्म इन्होंने की है कि इट इज अ थियरी ऑफ कॉग्निटिव हेडोनिज्म, यानी कि सेल्फ प्लेजर की जहां पे बात होती है, विच प्रपोजेस दैट इंडिविजुअल कॉग्निटिवली चूजेस द कोर्स ऑफ एक्शन दैट लीड्स टू द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ प्लेजर और द स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ पेन. यहाँ पर लोग जो है हमने देखा था, विल माई रिवॉर्ड सेटिस्फाई माई इंडिविजुअल गोल. सो इट्स अ काइंड ऑफ हेडोनिज्म. हेडोनिज्म में क्या हमने बात की थी, हेडोनिज्म यानी कि ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो हम सेल्फ सेंटर्ड होकर कहते हैं, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा जो है प्लेजर मिले. इसके बाद सेकेंड है द अजम्पशन दैट पीपल आर रैशनल एंड कैलकुलेटिंग मेक्स द थियरी आइडियलिस्ट. Next one is the expectancy theory does not describe individual and situational difference. इंडिविजुअल और सिचुएशनल डिफरेंस की यहां पर भी कोई बात नहीं की गई है, बट द बैलेंस ऑफ द पीपल ऑन वेरियस अवार्ड वेरीज. हमारा एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन एम्प्लॉय प्रेफर्स सैलरी टू बेनिफिट्स. एक एम्प्लॉय को जो है हो सकता है सैलरी पसंद हो, और दूसरे को जो हो सकता है जो बेनिफिट्स यानी कि उनको हॉलिडे वगैरह दे दिए जाए, कुछ पर्क्स दे दिए जाए, तो वो उनके लिए ज्यादा मायने रखता है. सो बैलेंस इसी तरह सिचुएशन टू सिचुएशन भी जो है डिपेंड करता है. तो सिचुएशन को यहाँ पे इग्नोर किया गया है, इंडिविजुअल मोटिवेशन को यहाँ पर जो है इग्नोर किया गया है. एक जनरल थियरी थी. सो इसके अलावा भी कह सकते हैं यह थियरी एक्सप्लेन करता है कि कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ वर्कफोर्स एक्सर्ट्स लो लेवल ऑफ एफर्ट in carrying out job responsibilities. So it's a very important point to ponder. यह थियरी यह पॉइंट आउट करता है कि लोग अपने काम में कितना कम एफर्ट क्यों डालते हैं, लो लेवल ऑफ एफर्ट क्यों डालते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है करने में, यानी कि कहीं ना कहीं वो इसलिए मोटिवेटेड नहीं होते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करने के लिए. देन इज द पॉटर एंड लॉलर्स एक्सपेक्टेंसी थियरी. पॉटर एंड लॉलर ने ब्रूम के बाद नेक्स्ट एक्सपेक्टेंसी थियरी दी थी. देखिए यहाँ भी एफर्ट, परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे जो है इसका एक्सटेंशन है या ब्रूम की थियरी का, तो यहाँ पे इसका मॉडिफाइड वर्जन बोल सकते हैं कि ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियरी का मॉडिफाइड वर्जन है पॉटर एंड लॉलर की थियरी. सो इट सेज दैट द मोटिवेशन डज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस. केवल जो है मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन या परफॉर्मेंस के इक्वल नहीं होता है. यहाँ पे मल्टीवेरिएट चीजें की बात की गई है. देखिए, पॉटर एंड लॉलर मॉडल इज दैट एफर्ट और मोटिवेशन डज नॉट डायरेक्टली लीड टू परफॉर्मेंस. एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच में देखिए आप कितनी सारे और भी वेरिएबल है. तो देखिए क्या क्या वेरिएबल है, इस पर जो है चर्चा करते हैं. इनफैक्ट इट इज मेडिएटेड बाय द एबिलिटीज एंड ट्रेट्स ऑफ द पर्सन एंड अल्टीमेटली परफॉर्मेंस लीड टू सेटिस्फैक्शन. मोटिवेशन जो है डायरेक्टली परफॉर्मेंस से यहाँ लिंक नहीं है, जबकि यहाँ पे बात की गई है परफॉर्मेंस लीड टू सेटिस्फैक्शन. देखिए समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में. सबसे पहले एफर्ट की हम बात करें तो एफर्ट जो है यहाँ पे हमने ब्रूम्स थियरी में भी यही बात की थी कि देखिए एफर्ट यानी कि कितना ज्यादा हम प्रयत्न करते हैं कि हम इससे हमको रिवॉर्ड मिलेगा, वहां पे हमने बात की थी. एफर्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी वन पर्सन एक्सर्ट्स ऑन द जॉब. कितना ज्यादा हम प्रयत्न ले रहे हैं. अब ये प्रयत्न ले रहे हैं किस पे डिपेंड करेगा, कितना बड़ा हमें अवार्ड मिलने वाला है इस पर डिपेंड करेगा, और यह जो हमें वो रिवॉर्ड मिलने वाला है यह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी. हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा क्या बिलीफ है कि हम इतना ज्यादा एफर्ट लेंगे तो हमें कितना उसके बदले जो है परसीव्ड रिवॉर्ड मिलने वाला है. परसीव्ड effort reward probability. In addition, people put forth effort, they will also try to assess the probability of a certain level of effort leading to desired level of performance and the probability of that performance leading to certain kind of reward. परफॉर्मेंस की यदि हम बात करें तो परफॉर्मेंस देखिए दो चीजों पर निर्भर करता है. एक तो एक व्यक्ति का अपना जो है चरित्र होता है, अपनी उसकी जो है ट्रेट्स होते हैं. सो
इसके हिसाब से वह परफॉर्मेंस करेगा. एंड सेकेंड इज हिज रोल परसेप्शन, हाउ मच ही इज perceiving that role as important. So performance, the expected level of performance will depend on the amount of effort, the abilities and the trait of the individual and his role perception. ये दोनों factors जो है performance को determine करती है. Next is the reward. Performance leads to certain outcome in the shape of two type of reward. अब reward देखिए, या तो intrinsic हो सकता है या तो extrinsic हो सकता है. तो ये दोनों फॉर्म में जो है रिवॉर्ड देखने को मिलेगा. और यह जो रिवॉर्ड हमें मिलता है दैट विल बी अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन. सो सेटिस्फैक्शन जो है दोनों चीजों से होता है, intrinsic reward and extrinsic reward. However, for being satisfied, the individual will compare his actual reward with the perceived reward. अगर actual reward उन्होंने कितना परसीव किया था और उनको एक्चुअली में रिवॉर्ड कितना मिला है, रिवॉर्ड कितना मिला है, सम ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड. तो इसको वह तुलना करेंगे कि हमने इतना परसीव किया था और हमें जो है इतना अवार्ड मिला है. अगर हमें परसेप्शन से ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है देन वी विल बी सेटिस्फाइड एंड वाइस वर्सा. अगर हमें परसेप्शन से कम मिलता है, इन दोनों का योग अगर हमने जो परसीव किया था इससे कम होगा तो वह डिससेटिस्फाइड होंगे. सो ये था पूरा पॉर्टर्स एंड लॉलर्स का एक्सपेक्टेंसी थियरी. एक बार सेल्फ रीड कीजिएगा, बहुत ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो आपको और भी ज्यादा जो है क्लियर हो जाएगा. फिर भी यदि आपको कहीं पे भी लगता है कोई डाउट्स है किसी पॉइंट्स को लेकर के, तो इस डायग्राम को सामने रख के समझने की कोशिश कीजिए. एक फ्रेंड्स, जब हम ऐसे डायग्राम्स के साथ चीजों को डिस्कस करते हैं तो ये हमारे लिए काफी आसान हो जाता है आगे भी इसको जो है रिटेन करना. तो इन चीजों का नोट आप जरूर ले लें. कुछ कुछ शॉर्ट चीजें हैं जिनका आपको नोट लेना बहुत ही आवश्यक है और यहाँ से जो है आपको फ्री के नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इस थियरीज में से जो है एक ना एक क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थियरी की तरफ, दैट इज उर्विक्स थियरी जेड. सो हमने जब हम जेड थियरी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 पर्सन्स थे, 3 थियरिस्ट, उर्विक, रैंगनेकर एंड आउची, जिन्होंने जेड थियरी प्रपोज की थी. तो देखिए ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए. हालांकि जो आउची की जो जेड थियरी है यह सबसे ज्यादा अटेंशन मिला है इसको मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स के बीच में. और एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जेड से केवल जो है इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट लेटर है, यहाँ पे जेड का कोई मतलब नहीं है, जेड का कोई फुल फॉर्म नहीं है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए अगर आपको कोई ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ट्रिकी से तो वो भी आपको पता होना चाहिए. सो दो प्रपोजिशन उर्विक्स जेड थियरी की क्या क्या है. एक पहली बात करता है, ईच इंडिविजुअल शुड नो द ऑर्गेनाइजेशनल गोल प्रिसाइसली एंड द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन थ्रू हिज और हर एफर्ट थ्रू दीज गोल. हर एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में यह पता होना चाहिए कि उनका जो है उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य के प्रति उनका कंट्रीब्यूशन क्या है. दूसरी बात, each individual should know the relation of organizational goal is going to satisfy his or her need पॉजिटिवली. ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वह व्यक्ति के स्वयं का भी गोल जो है पॉजिटिवली सेटिस्फाई करता होना चाहिए. नेक्स्ट इज उर्विक्स थियरी इज बेस्ड ऑन 4 पोस्टुलेट. यहाँ पे 4 पोस्टुलेट की बात की गई है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए. एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे नहीं होता है. यहाँ पे एम्प्लॉयज को जो है एज अ फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है. और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो 1981 में विलियम आउची की जो एक बुक है थियरी जेड, उसमें मेंशन किया है हाउ अमेरिकन बिजनेस मीट्स जापानीज चैलेंज. सो थियरी जेड जो है फोकस करता है एम्प्लॉय की लॉयल्टी पे. देखिए एम्प्लॉय को अगर फैमिली की तरह ट्रीट किया जाए, वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज का, पार्टिसिपेशन का के मौके दिए जाए, इन्वॉल्वमेंट की करवाई जाए, तो इससे जो है एम्प्लॉय लॉयल्टी इंक्रीज होती है और इससे जो है वो लॉन्ग टर्म तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड रहेंगे. सो यहाँ पे न केवल जॉब लाइफ की बात की जा रही है बल्कि ऑफ द जॉब भी जो है एम्प्लॉयज को जो है सपोर्ट की बात की जाती है. तो थियरी जेड यह थी विलियम आउची की थियरी जेड. अब थियरी जेड में जो है कुछ लिमिटेशंस, कुछ क्रिटिसिज्म की भी बात कर लेते हैं.
तो थियरी जेड बात करती है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट टू द एम्प्लॉयज। जैसा कि हमने देखा था, थियरी जेड किसकी बात कर रही है? लॉयल्टी की बात कर रही है। अब कोई भी व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लाइफ टाइम एसोसिएटेड रहे ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि व्यक्ति उसको कोई अच्छा ऑफर मिले और वह ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चली जाए, या फिर अगर आज उसको ये पता है कि इस पर्टिकुलर जॉब में जो है लाइफ टाइम उसकी एम्प्लॉयमेंट रहने वाली है, तो एक तरीके का जो है लेथार्जी क्रिएट हो जाए कि जॉब से हमें फायर तो करने नहीं वाले हैं, और उसकी जो है प्रोडक्टिविटी जो है रिड्यूस हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं करना है तो ऑर्गेनाइजेशन में वांट टू गेट रिड ऑफ दोज एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन कोशिश यही रहती है कि उनको जो है टर्मिनेट कर दिया जाए और उनकी जॉब को है कंटिन्यूटी नहीं कराई जाए। सेकेंड बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ऐसा जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है कि हर एक एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में जो है इन्वॉल्व किया जाए, और इसके जो है काफी ज्यादा ये टाइम टेकिंग है, और ये स्लो डाउन कर सकता है डिसीजन मेकिंग। और इसके अलावा जो है और भी इश्यूज अराइज हो सकते हैं, क्योंकि एवरी पर्सन में हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये थे दो लिमिटेशन। एक तो बात है, पहली बात की लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है पॉसिबल नहीं है, और लाइफ टाइम एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी जो है रिड्यूस कर सकती है। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर एक लेवल के एम्प्लॉय के लिए। कुछ और जो लिमिटेशंस हैं, जैसे दैट इज लाइक ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट स्ट्रक्चर की बात करता है, यहाँ पे जो है एज अ फैमिली की बात की जाता है, तो इसकी वजह से कायोटिक एटमॉस्फेयर हो सकता है। कॉमन कल्चर डेवलप करना भी जो है काफी हरकुलियन टास्क है। और जब थियरी जेड जो है, देखिए जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे बना था, तो जापान के लिए जो है एक यूनिक सा कल्चर है, आपने पता है, तो वहां पर जो है यह फिजिबल था। लेकिन यह सारे अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स में अगर इसको अप्लाई करके देखा जाए तो यह अप्लीकेबल नहीं हो सकता है। सो ये थे थियरी जेड के लिमिटेशंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थियरी, दैट इज थियरी एक्स एंड थियरी वाई। थियरी एक्स थियरी वाई को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन एक और थियरी रह जाती है, दैट इज एडम्स इक्विटी थियरी। तो देखिए, थियरी एक्स एंड थियरी वाई दी गई थी डॉगलस मैक ग्रेगर द्वारा। अब बिल्कुल ही कम शब्दों में हम डिस्कस करेंगे। निगेटिव से ध्यान रखिएगा, निगेटिव इज थियरी एक्स एंड पॉजिटिव लेबल्ड एज थियरी वाई। सो थियरी एक्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे employees inherently dislike the work, moreover possible to avoid it। थियरी एक्स यानी कि ये निगेटिव जो है, निगेटिव लेबल्ड पीपल है, तो यहाँ पे जो है थियरी एक्स वाले एम्प्लॉय जो है इनको काम करना पसंद नहीं होता है, या एम्बिशियस नहीं होते हैं। यहाँ पे स्टिक का अप्रोच काम करता है, यहाँ पे इनको धक्का देना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जो है क्रिएटिव एबिलिटी नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। सो यह एक कन्वेंशनल अप्रोच है। कन्वेंशनल अप्रोच में क्या है, यही होता था कि मैनेजर जो है हर एक काम के लिए जो है डायरेक्शन देता था, और इसके बाद जो है लोग काम करते थे। थियरी एक्स इज अ कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। निगेटिव ट्रेडिशनल ऑटोक्रेटिक स्टाइल है ये। यह अज्यूम करता है कि लोअर ऑर्डर नीड्स डोमिनेट इंडिविजुअल। लोगों को जो है केवल सैलरी से मतलब होती है, उनको जो है केवल रोटी कपड़ा मकान से, जो कि लोअर ऑर्डर के नीड्स हैं, उनसे ही उनको मतलब होता है। इसलिए उनको जो है क्रिएटिविटी नहीं करनी होती है, उनको जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से कोई खास लेना देना नहीं होता है, कोई उनका एम्बिशन नहीं होता है, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना चाहते हैं। थ्योरी वाई वाले जो लोग हैं यह पॉजिटिव लोग होते हैं, इनको जो है सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, इनको जो है बहुत ज्यादा गाइड नहीं करना पड़ता। जस्ट द रिवर्स ऑफ थियरी एक्स। थियरी एक्स में हमने जो भी चीजें देखी है, थियरी वाई इसका जस्ट ऑपोजिट है। एम्प्लॉय हैव क्रिएटिव कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम में वह जो है मदद लेते, जो है प्रोएक्टिवली काम करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं प्रॉपरली, उनको केवल मोटिवेट करने की जरूरत होती है। सेल्फ कंट्रोल जो है, the theory by assumption presents a high degree of faith in the capacity and potentiality of people। यहाँ पे मैनेजर्स जो होते हैं काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं लोगों की क्षमताओं में, उनकी जो है पोटेंशियल में, और हायर ऑर्डर नीड जो है लोगों में जो है डोमिनेट करता है। हायर ऑर्डर नीड यानी कि सेल्फ स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड।
सो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की है कि देर इज नो कंक्लूसिव एग्रीमेंट एविडेंस दैट कंफर्म दैट ईदर सेट ऑफ अजम्पशंस आर वैलिड। सो यह सही नहीं है कहना कि थियरी एक्स वाले जो है इनवैलिड थियरी है या थियरी वाई वाले जो है केवल वैलिड थियरी है। बोथ थियरी एक्स एंड वाई assumption may be appropriate in particular situation. So situation to situation यह वेरी करता है depending on the level of hierarchy people are in the organization and the situation as it prevails in the organization. नेक्स्ट थियरी एंड द लास्ट थियरी दैट इज एडम्स इक्विटी थियरी। इक्विटी टर्म को समझिए। देखिए इक्विटी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय द फेयरनेस। कितना ज्यादा प्रोसेस फेयर है। इफ दे आइडेंटिफाई इनइक्वालिटीज, अगर लोगों को ये लगता है कि इनइक्वालिटीज है, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वह जितना इनपुट दे रहे हैं उनके बदले उनको जो है इतना जो है वेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल होता है तो वहां पे जो है वह अपने काम को जो है हो सकता है अपनी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर दे। सो दे विल सीक टू एडजस्ट देयर इनपुट टू रीच द परसीव्ड इक्विटी। सो एडम्स सजेस्टेड, कहते हैं ना इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, तो उनको अगर कभी भी लोगों को ऐसा फील होता है कि उनको जो वेजेस मिल रहे हैं वो फेयर नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपना जो है मोटिवेशन लेवल कम करके जो है वर्क को प्रोडक्टिविटी को भी गिरा दें। सो एडम सजेस्टेड दैट हायर एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ इक्विटी। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको तो बहुत ज्यादा पे किया जा रहा है या फिर उसको जो है एडिक्वेट पे किया जा रहा है, तो वह क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होगा कि मैं और ज्यादा काम करूंगा तो मुझे और ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर वो सैलरी उसके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर है तो। सो इफ समवन परसीव्स एन अनफेयर एनवायरमेंट दे विल बी डीमोटिवेटेड। सो दिस इज वाइस वर्सा ऑफ इट। बिल्कुल ही सिंपल सी थियरी है ये एडम्स इक्विटी थियरी। सो ये थी कुछ मोटिवेशनल थियरीज। कुछ और थियरीज आपको यदि लग रहा है कि इसमें एडिशन करनी चाहिए, ऐसे तो हम मोटिवेशनल लीडरशिप और काफी सारे थियरीज आपके साथ कवर कर चुके हैं। कुछ और थियरीज पे भी जो है आपके साथ आने वाले वीडियोस में भी डिस्कशन करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।